Students, today we will be talking about next chapter, that is fertilization in human. What is fertilization? Fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. What is male gamete? Sperm is male gamete. And what is female gamete? Ovum is female gamete. What is the number of chromosome in male gamete? 23, because it is haploid structure, and number of chromosome in ovum is also 23. When sperm will fuse ovum, then it will make a diploid structure, that is zygote, and zygote will be developed into a embryo. So where does it take place? Where fertilization takes place? It takes place in fallopian tube. In which part of fallopian tube? We have discussed many times, in ampulla part. We need to know these terms. What is spermiation? देखिए sperm जब रिलीज होता है सर्टोली सेल्स, यानी जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से sperm रिलीज हुए, when sperm release from Sertoli cell, that is called spermiation. When sperm release from Sertoli cell or seminiferous tubule, we will say this is spermiation. What is semination? When sperm release from testes. जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमिनेशन. जो मेल बॉडी से रिलीज होंगे, व्हेन स्पर्म रिलीज फ्रॉम मेल्स बॉडी, that is called ejaculation. And what is insemination? When sperm will be transferred into female genital tract. Transfer of sperm into female genital tract, that is called insemination. क्लियर? जब स्पर्म फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट में एंटर होते हैं वेजाइना से यूट्रस, और यूट्रस से ये फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं, तो वहाँ पर यूट्रस में क्या होता है कि ये यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में कैसे आ जाते हैं? यूट्रस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होता है कि उससे स्पर्म पेरिस्टाल्सिस ऐसे वेव लाइक मूवमेंट, उसकी जो इलास्टिक वॉल होती है यूट्रस की, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ये फैलोपियन ट्यूब में पुश हो जाते हैं. फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर फ्लूइड होता है और स्पर्म में टेल होती है, तो उन्हें इनकी मोटिलिटी को मेंटेन करती है टेल, यानी ये मूव कर जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में. इफ ओव्यूलेशन अकर्स, अगर फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन मीन्स कि ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हुई है? सेकेंडरी oocyte. रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, release of secondary oocyte from Graafian follicle is called ovulation. और ovulation हुआ है और secondary oocyte भी कहाँ आ गई है? फैलोपियन ट्यूब में. तो उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. तो ये फ्यूज़न कैसे होगा, क्या क्या केमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट 4 स्टेप्स. फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ sperm to ovum. Second is sperm penetration. Third is depolarization of egg membrane, and fourth is fusion of pronuclei. So first we will see approach of sperm. किस तरह से ये जो स्पर्म्स हैं वो ओवम के सराउंड में, यानी ओवम या सेकेंडरी oocyte के अराउंड अरेंज हो जाते हैं. फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स एंटर हुए. थ्री टू 5 ml का जो सीमेन होता है उसमें 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं. और ओवम कितने रिलीज होते हैं? ओनली 1. यहाँ पर प्रेजेंट है ये ओवम जो ओवरी से रिलीज हुए. अब ये जो स्पर्म है ये ओवरियम यानी ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड अरेंज हो जाएंगे.
oocyte, oocyte की जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है फर्स्ट पोलर बॉडी, दिस इज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होती है आउटर कवरिंग किसकी होती है, oocyte की। जोना पेलुसिडा के अराउंड फॉलिकल जो सेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा है, उसमें से कुछ मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा क्या हो जाती है, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती हैं, और जो रिमेनिंग मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा है वो एक लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे इसे मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे इस फॉलिकल्स की लेयर को कोरोना रेडिएटा। सो वी लेबल इट, फर्स्ट इज कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना यहाँ पर ये सेल्स को कहा, ये जो फॉलिकल जो सेल है वो अरेंज हो गई। देन उसके बाद में ये है जोना पेलुसिडा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे हम लिख दिया सेकेंडरी oocyte, क्योंकि इसी स्टेज में अभी रिलीज हुई है। अब जो स्पर्म है यहाँ पर ये इस तरह से मैनी स्पर्म्स अरेंज हो गए हैं अराउंड द oocyte। तो फर्स्ट तो होता है कि मैनी स्पर्म, यानी ये क्या होगा कि एग इज सराउंडेड बाय न्यूमेरस स्पर्म। कितने स्पर्म एंटर होंगे, ओनली वन स्पर्म एंटर्स, वन स्पर्म एंटर्स इनटू द ओवम। यहाँ पर ये एग जो है इट इज सराउंडेड बाय अ जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पर ये सबसे पहले तो स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस लेयर को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने ये पढ़ा था स्पर्म की स्ट्रक्चर में कि स्पर्म का जो एंटीरियर पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम, स्पर्म के एंटीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम होता है, और एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम, सॉरी हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे, ये जो सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा के बिटवीन हाइलोयूरोनिक एसिड होता है उसको ये डैमेज करेंगे और ये एंटर होंगे इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए स्पर्म आ गए। अब स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा भी क्या है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। तो फर्स्ट तो क्या हुआ, एक्रोसोम ने हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम रिलीज किया पेनिट्रेट करने के लिए, और ये हाइलोयूरोनिक एसिड यानी इस कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट किया। देन कोरोना रेडिएटा जो है वो स्पर्म एक और जो रिलीज करेगा एंजाइम दैट इज स्पर्म लाइसिन, जो जोना पेलुसिडा को डैमेज करेगा। यानी सेकंड उसका अटैक होगा जोना पेलुसिडा पे बाय स्पर्म लाइसिन। फर्स्ट उसने किस पे अटैक किया था स्पर्म ने, पहले कोरोना रेडिएटा पे बाय हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम। सेकंड उसने जोना पेलुसिडा पे अटैक किया बाय स्पर्म लाइसिन एंजाइम। तो ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी क्या हो गई है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम से कोरोना रेडिएटा भी डिस्ट्रॉय हो गई है। अब स्पर्म कहाँ पर आ गए हैं, एग सरफेस पर। अब एग सरफेस पर देखिए ये यहाँ पर अटैच हो गए हैं। देखिए एग जो है वो एक फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज करेगा और स्पर्म क्या रिलीज करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये एक रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं है किसी भी स्पीशीज का स्पर्म है वो किसी भी अदर स्पीशीज के एग से रिएक्शन नहीं कर सकता है। अगर ह्यूमन स्पर्म है तो वो ह्यूमन एग से ही
यहाँ पर फ्यूज़न करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन रिएक्शन होगा, फर्टिलाइजिंग रिलीज बाय एग, यानी oocyte की ये जो मेम्ब्रेन है ये रिलीज करेगी, और एंटी फर्टिलाइजिंग कौन रिलीज करता है? स्पर्म। अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो कोई भी स्पर्म किसी भी एग से फ्यूज़ हो जाता तो किसी अदर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो सकता था। बस इस रिएक्शन की वजह से ही क्या होता है कि जो अगर एग है, यानी इसमें ये स्पेसिफिक होता है। अगर हम बात करें कि किसी अदर एनिमल का अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे डॉग है, तो डॉग का जो स्पर्म है वो डॉग के ओवा से ही रिएक्शन करेगा। इस तरह से मंकी का जो स्पर्म है वो मंकी के ओवम से जो रिएक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन रिएक्शन। यानी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन कब होती है? अब ये जब रिएक्शन हो जाती है तो इस तरह से कौन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये हम पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट तो स्टेप हमने क्या पढ़ा? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। सेकंड भी हमने स्टेप पढ़ लिया, स्पर्म पेनिट्रेशन। स्पर्म पेनिट्रेशन में क्या था? एक्शन ऑफ एंजाइम्स बाय हाइलोयूरिनिडेज एंड स्पर्म लाइसिन। एंड थर्ड अभी पढ़ा हमने, थर्ड भी इसी में सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। यानी ये एग डिसाइड करेगा कि ये स्पर्म एंटर होगा या नहीं होगा। यानी ये जो रिसेप्टर है, यहाँ पर कोई ना कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को रिसीव करने के लिए। क्लियर? और हम देखेंगे कि एक ही स्पर्म एंटर क्यों करता है। ऑल स्पर्म, इतने सारे स्पर्म सराउंड है, मतलब वन स्पर्म ही एंटर होता है। वाई? थर्ड जो है इसमें स्टेप, दैट इज प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। एक्चुअल में क्या होता है, जब एक स्पर्म एंटर हुआ है यानी रिसेप्टर प्रोटीन हुआ है, तो इसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। इसकी मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि दूसरे स्पर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन वन स्पर्म की एंट्री से ही होता है कि अगर वन स्पर्म एंटर हुआ है, वन स्पर्म एंटर हुआ है तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस मीन्स अब इसमें कोई फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज नहीं होगा जिससे दूसरे स्पर्म अटैच हों। तो जब दूसरे स्पर्म अटैच ही नहीं होंगे तो वो एंटर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो एंटर इसको हम कहेंगे कि डीपोलराइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, सो वन स्पर्म एंटर। तो स्पर्म में भी हेड, neck and middle piece enter, tail remains outside। टेल जो रहेगी बाहर ही रहेगी, टेल एंटर नहीं करती है, सिर्फ क्या करता है, हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंटर्स। जब हेड, नेक एंड मिडिल पीस जैसे ही एंटर होता है तो सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्पर्म एंटर करते हैं तो सेंट्रियोल भी एंटर होते हैं स्पर्म के, और सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेकेंड मियोसिस को प्रमोट करेंगे, और सेकेंड मियोसिस होते ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवम का। ओवम का फॉर्मेशन होते ही न्यूक्लियस जो है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कितने स्टेप्स में हुआ, 4 स्टेप्स में। फर्स्ट इज स्पर्म्स आर सराउंडेड, स्पर्म्स हम कहेंगे एग इज सराउंडेड बाय मैनी स्पर्म। स्पर्म एंटर्स कोरोना रेडिएटर डीजनरेट बाय हाइलोयूरिनिडेज एंजाइम। जोना पेलुसिडा डीजनरेट बाय स्पर्म लाइसिन and sperm release anti-fertilizing protein, egg membrane release fertilizing protein. And third step is depolarization. Depolarization is changes in the membrane of plasma membrane, changes in the membrane of egg. It prevents entry of other sperm. It prevent हम कहेंगे it blocks the entry of other sperm. Then fourth step में क्या होगा, सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म इनिशिएट द सेकेंड मियोसिस इन सेकेंडरी oocyte, और सेकेंड oocyte से ही, देखिए जो सेकेंडरी oocyte है
इसमें मियोसिस सेकंड हुआ, अनइक्वल डिवीजन होगा, सेकेंडरी जो oocyte था वो भी क्या थी, हैप्लॉइड इन नेचर, और मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, तो ये बना है ओवम, और ओवम का फ्यूजन अब किससे हो जाएगा, स्पर्म के न्यूक्लियस से, तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, आपको नेम याद रखने हैं एंजाइम्स के, आपको ये लेयर्स याद रखनी है कि एग किस स्टेज में होता है। एग्जाम में ये डायग्राम तक भी पूछते हैं कि ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए जिसमें स्पर्म इस तरह से अराउंड उसके प्रेजेंट है एग के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।